नमस्कार, मैं अजय कुमार। लगता है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य और सेबी की चेयरपर्सन रहते हुए अनैतिक और भ्रष्टाचार की संभावनाओं के कारनामों की जो गाथा लिखी है, उस गाथा के एक एक पन्ने को कांग्रेस पार्टी एक एक करके फाड़कर लोगों के सामने पेश कर देगी। सेबी की चेयरपर्सन भी शायद मन ही मन यह सोचती होंगी कि अरे पवन खेड़ा जी, एक ही दिन में काम तमाम कर दीजिए, हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेंशन क्यों देते हैं। अब की बार फिर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सेबी प्रमुख के हितों के टकराव के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के पास अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में 99% शेयर हैं। अगोरा एडवाइजरी 7 मई 2023 को स्थापित एक प्राइवेट एंटिटी है जो कई तरह की सलाहकार, परामर्श, एडवाइजरी और कंसल्टेशन की जो सेवाएं हैं उसे प्रदान करने का दावा करती है। हिंडनबर्ग के इस खुलासे पर माधवीपुरी बुच ने जवाब दिया था कि सिंगापुर और भारत में उन्होंने जो 2 एडवाइजरी कंपनियां स्थापित की थीं, जिनमें भारत में अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, उन्हें सेबी द्वारा नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। जबकि असलियत यह है कि 31 मार्च 2024 तक उनके पास अभी भी भारतीय कंपनी में 99% हिस्सेदारी हैं, जो आज भी एक्टिव तौर पर एडवाइजरी और कंसल्टेशन यानी सलाहकार और परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं। यह सिर्फ जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का मामला नहीं है, यह जानबूझकर झूठ बोलने का मामला है। यह सिर्फ हितों का टकराव नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का साफ मामला है। पवन खेड़ा तो यहां तक कहते हैं कि अब की बार के खुलासे से तो यह पता चलता है कि यह भ्रष्टाचार से कहीं आगे की बात है। यह एक आपराधिक साजिश है जिसे पूरी निर्भीकता और बेशर्मी के साथ अंजाम दिया गया है। अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में माधवीपुरी बुच की 99% हिस्सेदारी हमें कुछ और जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सवाल यह है कि वह कौन सी कंपनियां अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से परामर्श, सलाहकार सेवाएं ले रही थीं, एडवाइजरी और कंसल्टेशन की सेवाएं ले रही थीं और क्यों? क्या उनमें से कोई भी सेबी की जांच के दायरे में थी? इस पहेली का जवाब इस धागे से मिल सकता है कि साल 2016-17, 2019-20, 2023-24 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य और बाद में इसकी अध्यक्ष के रूप में जो माधवीपुरी बुच थीं, उन्होंने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुल 2,95,00,000 रुपए हासिल किए। साल 2016-24 के बीच अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से एडवाइजरी और कंसल्टेशन की सेवा हासिल करने वाली कंपनियों में पहली कंपनी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, दूसरी डॉक्टर रेड्डीज, तीसरी पीडीलाइट, चौथी आईसीआईसीआई, पांचवी सेम्बॉर्ग, छठवीं विसु लीजिंग एंड फाइनेंस का नाम जो पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है, इन 6 कंपनियों का नाम लिया है। यह सभी सेबी में लिस्टेड कंपनियां हैं, सेबी में रेगुलेटेड होती हैं। इन सब पर जांच चल रही थी। इन सब के जांच का फैसला माधवीपुरी बुच ने दिया है। मतलब माधवीपुरी बुच की अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को इन कंपनियों से हासिल कोई भी आय हितों के टकराव से जुड़ा विषय है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ विषय है और बोर्ड के सदस्यों के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी होता है। अजीब बात है कि अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को जो 2,95,00,000 रुपए मिला है, उनमें से 2,59,00,000 रुपए अकेले एक इकाई महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से आए हैं। यह अगोरा एडवाइजरी को प्राप्त कुल धनराशि का 88% हिस्सा है। अगर यह काफी चौंकाने वाला नहीं था, अब सेबी की चेयरपर्सन के पति श्री धवल बुच से भी जुड़ा हुआ खुलासा हुआ है। साल 2019-2021 के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आय के तौर पर 4,78,00,000 रुपए श्री धवल बुच ने हासिल किया। यह अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को जो उसने कंसल्टेशन और एडवाइजरी की सुविधाएं दी हैं और उससे जो दूसरे 2,95,00,000 रुपए मिले हैं, उससे अलग पैसा है। यह ऐसे समय में हुआ है जब माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर मौजूद थी और
उन सभी मामलों पर निर्णय दे रही थी जो मामले जांच के दायरे में थे। तो सवाल फिर से उसी कमेटी से बनता है जिस कमेटी के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं और जो कमेटी मिलकर के सेबी के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट करती है। सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बनता है कि उन्होंने इस तरह के व्यक्ति की नियुक्ति सेबी जैसे संस्थान के प्रमुख के तौर पर क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं था कि नियुक्ति से पहले की छानबीन में माधवीपुरी बुच से जुड़ी भ्रष्टाचार की सारी संभावनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिल गई हो, मगर उन्हें लगा हो कि जब इन्होंने अपना पूरा जीवन ही इतने समझौता किया है तो इन्हें ही सेबी के पद पर नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को ही सेबी के पद पर नियुक्त किया जाएगा तो आसानी से सरकार के सामने वह झुक जाएगा। सरकार जैसा कहेगी वह वैसा ही करेगा। मतलब सरकार कहेगी कि भाई अडानी की छानबीन नहीं करनी है तो नहीं करनी है। किसी कंपनी में अगर वित्तीय धांधली और सरकार कह रही है कि इस वित्तीय धांधली पर आंख बंद रखना है तो आंख बंद रखना है। इस तरह के व्यक्ति आसानी से इस तरह की बातों को मान लेते हैं। माधवीपुरी जैसे जो लोग होते हैं आसानी से इन्हीं सारी बातों को बांधते हुए आगे बढ़ते हैं और नेता लोग इसका फायदा उठाते हैं। अगर माधवीपुरी बुच के पहले की खुलासे की बात करें तो सबसे पहला खुलासा हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरे सबूत के आधार पर यह बताया था कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का इन्वेस्टमेंट उन विदेशी फंड में भी है जहां से उन सेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिन्हें गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी संभालते हैं, और जिन सेल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी की कंपनियों में स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो बात यह है कि अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन करने का आरोप लगा है तो स्टॉक मैनिपुलेशन के काम में सेबी की चेयरपर्सन की भी भागीदारी है। अगर सेबी की चेयरपर्सन की भागीदारी स्टॉक मैनिपुलेशन के काम में है तो सेबी कैसे अडानी ग्रुप की वित्तीय धांधली का छानबीन कर पाएगी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह उन अल्टीमेट बेनिफिशियरी का पता लगाने में असफल साबित हुई है जो विदेशों से अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि हिंडनबर्ग ने सबके सामने पेश कर दिया कि अडानी ग्रुप के स्टॉक मैनिपुलेशन से मुनाफा कमाने वालों में खुद सेबी की चेयरपर्सन भी शामिल है। ऐसे में तो यह बात हो गई कि सेबी की चेयरपर्सन शीशे के सामने खड़ा होकर के पूछती होंगी कि शीशा उनको बताए कि आखिरकार गुनहगार कौन है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले के तहत एक के बाद एक खुलासा करना शुरू कर दिया है। एक खुलासा जो आज किया वो तो मैंने बता दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के आधार पर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर सेबी की चेयरपर्सन रहने के दौरान आईसीआईसीआई ग्रुप से सैलरी लेने की, ईसॉप के तहत बेनिफिट लेने की और टैक्स बेनिफिट लेने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि मौजूदा वक्त में सेबी की चेयरपर्सन ने साल 2013 में आईसीआईसीआई ग्रुप से अपना नाता तोड़ दिया था। साल 2013 तक वह आईसीआईसीआई ग्रुप की आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सिक्योरिटी की हेड हुआ करती थी। उसके बाद आईसीआईसीआई ग्रुप के साथ उनका औपचारिक तौर पर कोई भी रिश्ता नहीं था। उसके बाद साल 2017-18 से वह सेबी में कार्यरत हैं। पहले उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर दी, उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन बन गई। इस दौरान नियम यह कहता है कि वह किसी भी अन्य संस्था से किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हासिल कर सकती हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने आईसीआईसीआई ग्रुप से 16 करोड़ 80 लाख रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल किया है। यह सेबी की चेयरपर्सन के तौर पर मिलने वाली आमदनी से करीब 5 गुना ज़्यादा है। तो प्रश्न यह बनता है कि आखिरकार किस काम के लिए रिटायरमेंट के बाद भी सेबी की चेयरपर्सन को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से करोड़ों रुपए मिलते रहे। आईसीआईसीआई बैंक कोई परचून की दुकान तो है नहीं, उसके अपने भी शेयर होते हैं और वह भारत का जाना पहचाना बैंक है तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट शाखाएं भी हैं। तो ऐसे में अगर सेबी की चेयरपर्सन करोड़ों रुपए आईसीआईसीआई बैंक से ले रही हैं तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मामला बनता है। और यह प्रश्न बहुत मजबूत तरीके से खड़ा होता है कि वह बताएं कि उन्हें इतना ज़्यादा पैसा कैसे मिल गया। यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि जब उन्हें आईसीआईसीआई बैंक से करोड़ों रुपए मिल रहे थे
तो उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन होने के नाते इसे डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, सबके सामने क्यों नहीं रखा? यह कैसे संभव हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत अगर किसी कर्मचारी ने अपनी कंपनी में स्टॉक में हिस्सेदारी ली है तो नियम तो यह कहता है कि कंपनी से रिटायरमेंट की स्थिति में कंपनी से रिटायरमेंट होने के 3 महीने के भीतर उनको स्टॉक से मिलने वाले बेनिफिट बंद हो जाएंगे। उसके बाद भी सेबी की चेयरपर्सन को ई-सॉप के तहत पैसा क्यों मिलता रहा? यह विशेष सेवाएं सेबी की चेयरपर्सन को क्यों हासिल होती रहीं? इस खुलासे के बाद पवन खेड़ा ने सेबी की चेयरपर्सन को लेकर के एक और खुलासा किया। फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई में उनकी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से उन्हें रेंटल बेनिफिट मिलता है। साल 2018 से वह सेबी में कार्यरत हैं। मुंबई की प्रॉपर्टी से साल 2018-19 में उन्हें रेंटल बेनिफिट के तौर पर 7 लाख रुपए मिले। साल 2019-20 में उन्हें इसी प्रॉपर्टी से रेंटल बेनिफिट के तौर पर 7 लाख से अचानक से 36 लाख रुपए मिल गए। अचानक से इतना पैसा कैसे बढ़ गया, कुछ भी संभव हो सकता है। साल 2023-24 में मुंबई की प्रॉपर्टी से माधवीपुरी बुच को 46 लाख रुपए किराया मिला। यह किराया उनकी प्रॉपर्टी पर कार्यरत एक कंपनी ने दिया। जो कंपनी उनकी प्रॉपर्टी पर काम कर रही थी उसका नाम कैरोल इन्फो सर्विस लिमिटेड है। इसके प्रमोटर वही हैं जो वोकार्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हैं। मतलब इन दोनों कंपनियों के मालिक एक ही हैं। और वोकार्ड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में यह बात पता चली है कि इस कंपनी पर बहुत सारे वित्तीय धांधली के आरोप लगे, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं और इन सबकी छानबीन सेबी की जो अध्यक्षा हैं, सेबी की चेयरपर्सन हैं माधवीपुरी बुच के कार्यकाल में हो रही है। तो माधवीपुरी बुच जांच कर रही थी तो यहां फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठ खड़ा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार सेबी की चेयरपर्सन उस कंपनी की छानबीन कैसे कर सकती हैं जिस कंपनी की मौजूदगी उनकी प्रॉपर्टी पर है और जहां से वह रेंटल बेनिफिट भी लेती हैं। 1000-2000 का रेंटल बेनिफिट नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेंटल बेनिफिट उन्होंने वहां से वसूला है। तो प्रश्न का सिरा फिर से यहां पर अटक जाता है आकर के कि इन सारी बातों को सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी वह उन कंपनियों की छानबीन में जज कैसे बन सकती हैं, कैसे छानबीन कर सकती हैं जो कंपनियां उन्हें लाभ पहुंचा रही हो। यह सारे प्रश्न आपस में मिलकर यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि सेबी की चेयरपर्सन की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में की गई है। सेबी कोई पारचून की दुकान तो है नहीं बल्कि देश के कॉरपोरेट जगत के भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई देश की सबसे बड़ी और मजबूत संस्था है। अगर इस संस्था के अध्यक्ष पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के संभावनाओं के आरोप पूरे सबूतों के आधार पर निकल करके सामने आ रहे हैं तो सवाल यही बनता है कि किस तरह का पैमाना बना करके सेबी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के लिए उसके अध्यक्ष पद की नियुक्ति करते वक्त अपॉइंटमेंट कमेटी ने किस तरह से चुनाव किया था। सवाल तो यह भी बनता है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर धांधली संभव कैसे हो पाती है। तो इसका एक जवाब तो हम सबको पता है कि भारत में धांधलियों का संसार बसता है। जो भी बड़े पद पर मौजूद हैं, जो भी ताकत का हिस्सा हैं, वह उस नेटवर्क का भी हिस्सा हैं जो आपस में मिलकर के बहुत बड़े स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। अपनी जेब में पैसा भरते हैं, अपना खजाना भरते हैं और लोगों की जेब खाली करते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं, लोगों का हक मारते रहते हैं। सेबी की इस भयंकर भ्रष्टाचार की संभावनाओं वाली जानकारी को पकड़ते हुए सीधे आप बिहार में चले जाइए। खबर यह है कि साल 2015 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक ब्लॉक के गांव चैनपुरा गांव में एक सरकारी अस्पताल का ढांचा बनकर तैयार हो गया। मतलब आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मगर 10 साल हो गए उस अस्पताल में आज तक एक भी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए नहीं पहुंचा है। आप पूछेंगे कैसे? तो बात यह है कि 30 बेड वाले मुजफ्फरपुर के इस सरकारी अस्पताल का कभी शुभारंभ ही नहीं हुआ। ढांचा जस का तस खड़ा है, ढांचा जर्जर हो चुका है। जहां मरीज और डॉक्टरों की चहलकदमी होनी चाहिए थी वह खरपतवार से ढके हुए खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस सरकारी अस्पताल के ज़्यादातर दरवाजे और खिड़कियां, लोहे के ग्रिल और जो कुछ भी वहां से लूटा जा सकता था, उखाड़ा जा सकता था, सब कुछ लूटा जा चुका है, उखाड़ा जा चुका है।
खंडहर हो चुके ढांचे का इस्तेमाल नशा करने वाले लोग कर रहे हैं। शराब की तस्करी करने वाले शराबी, जुआरी सरकारी अस्पताल को अड्डा अपना बना चुके हैं। कभी कभार तो गांव वाले अपने मवेशियों को, अपने भैंस गाय को, अपनी बकरियों को अस्पताल में बांध देते हैं। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें अपना इलाज करने के लिए शहर में जाना पड़ता है। जब अस्पताल बन रहा था तो मन ही मन में उन्हें कम से कम इस बात की तो खुशी थी कि चलो कम से कम अस्पताल तो बना, इलाज कराने के लिए बहुत दूर नहीं, बहुत कम किराया खर्च करके नज़दीक जाना होगा। मगर इसका शुभारंभ ही नहीं हुआ। आज तक कोई एक मरीज यहाँ पर नहीं पहुँचा है। मुजफ्फरपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनके इलाके में एक ऐसा अस्पताल भी है जो खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। बताइए एसडीएम साहब या साहिबा क्या कर रहे होंगे? संभव है कि वह भी यूट्यूब, ट्विटर या फेसबुक पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होंगे कि कैसे अधिकारी बना जाता है, मगर जो काम है वह तो वो करते नहीं हैं। सरकारी अस्पताल का ढांचा देखकर लगता है कि ढांचा खड़ा करने में लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। अब यह पैसा आसमान से तो आता नहीं है, हमारी और आपकी जेब का ही पैसा है, हमारी और आपकी मेहनत का ही पैसा है, और पानी की तरह सरकार ने इसे बहा दिया है, जिसको जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आप में से कई लोग इस खबर को सुनकर कहेंगे, अरे पत्रकार साहब क्या बात कर रहे हैं, आप हमारे इलाके में आइए, हम आपको ऐसी सरकारी भवन दिखाएंगे जो बन गया है मगर जब से बना है तब से लेकर अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर इस्तेमाल भी हुआ है तो पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए, नशेड़ियों के लिए या कोरम पूर्ति के लिए, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर झंडा फहराने के लिए। सरकारी भवन कम, कोई भुतहा ढांचा ज़्यादा दिखाई देता है। तो इन सब पर सवाल यही बनता है कि आखिरकार इस तरह के भ्रष्टाचार होते क्यों रहते हैं। तो इसका एक जवाब तो सेबी की चेयरपर्सन के कारनामों से उजागर हो रहा है कि जिन संस्थाओं को भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए खड़ा किया गया है वह संस्थाएं खुद ही समझौता करके भ्रष्टाचार करने में लग जाती हैं। भ्रष्टाचार के नाले का पानी उनके घरों में भी पहुंचाया जाता है और सब का सब जस का तस बना रहता है। शुक्रिया।